लेट्स माइक आज का अखबार। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। आज का अखबार के साथ मैं राखी जैन। अल जजीरा में प्रकाशित लेख, चीन का एंटी सेक्शंस कानून क्या है और ये कैसे काम करता है। इस लेख में बताया गया है कि अब चीन सिर्फ अमेरिका की आर्थिक पाबंदियों की आलोचना भर नहीं कर रहा, बल्कि उनके खिलाफ अपना कानूनी जवाब भी तैयार कर चुका है। लेख कहता है, पहली बार चीन ने अपने 2021 के एंटी सेक्शंस कानून का इस्तेमाल करते हुए साफ संदेश दिया है कि चीनी कंपनियां अमेरिकी प्रतिबंधों को ना माने। मामला उन 5 चीनी तेल रिफाइनरों का है जिन पर अमेरिका ने ईरानी तेल खरीदने का आरोप लगाकर प्रतिबंध लगाए थे। चीन का कहना है, अमेरिका अपनी ताकत का इस्तेमाल पूरी दुनिया पर अपने कानून थोपने के लिए कर रहा है, जिसे वो लॉन्ग आर्म जुरिडिक्शन कहता है। लेख समझाता है, ये कानून असल में चीन की उस रणनीति का हिस्सा है जिसके जरिए वो अमेरिकी आर्थिक दबाव का जवाब देना चाहता है। इस कानून के तहत अगर किसी चीनी कंपनी पर विदेशी प्रतिबंध लागू होते हैं, तो उसे चीन के वाणिज्य मंत्रालय को इसकी जानकारी देनी होगी। इसके बाद चीन ये तय कर सकता है कि उन प्रतिबंधों को अनुचित मानते हुए कंपनियों को उन्हें ना मानने का आदेश दे दिया जाए। इतना ही नहीं, अगर कोई कंपनी अमेरिकी दबाव में आकर किसी चीनी कंपनी के साथ कारोबार रोकती है, तो उसके खिलाफ चीन में मुकदमा भी चल सकता है। यानी चीन अब ये संदेश दे रहा है कि अमेरिकी प्रतिबंधों का पालन करना भी चीन के खिलाफ कानूनी जोखिम बन सकता है। लेख के मुताबिक ये कदम सिर्फ व्यापार का मामला नहीं, बल्कि अमेरिका और चीन के बीच बढ़ती वैश्विक शक्ति प्रतिस्पर्धा का हिस्सा है। चीन ईरान का सबसे बड़ा तेल खरीदार है और वो नहीं चाहता कि अमेरिकी दबाव उसकी ऊर्जा जरूरतों और व्यापारिक रिश्तों को प्रभावित करे। इसलिए बीजिंग अब खुलकर कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र की मंजूरी के बिना लगाए गए अमेरिकी प्रतिबंध अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ हैं। अल जजीरा ये भी बताता है कि इस फैसले से दुनिया भर की कंपनियां मुश्किल स्थिति में फंस सकती हैं। अगर वो अमेरिकी प्रतिबंध मानती हैं तो चीन नाराज हो सकता है, और अगर चीन का आदेश मानती हैं तो अमेरिका कार्रवाई कर सकता है। यानी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के सामने दो महाशक्तियों में से किसे नाराज करें जैसी स्थिति बनती जा रही है। खासकर वो कंपनियां जिनका कारोबार डॉलर और अमेरिकी बैंकिंग सिस्टम पर निर्भर है, उनके लिए ये चुनौती और बड़ी है। लेख का बड़ा संदेश ये है कि दुनिया अब सिर्फ अमेरिकी आर्थिक दबदबे के दौर में नहीं रह गई है। चीन अब वैकल्पिक आर्थिक और कानूनी ढांचा खड़ा करने की कोशिश कर रहा है, ताकि अमेरिकी प्रतिबंधों की ताकत को चुनौती दी जा सके। अल जजीरा के मुताबिक आने वाले समय में ये सिर्फ चीन अमेरिका की लड़ाई नहीं रहेगी, बल्कि दुनिया के बाकी देश भी ये सोचने लगेंगे कि क्या अमेरिका के प्रतिबंधों के सामने कोई दूसरा रास्ता बनाया जा सकता है। द गार्जियन में प्रकाशित संपादकीय ब्रिटेन की बहुदलीय राजनीति पर गार्जियन की राय, वेस्टमिंस्टर की चुनाव प्रणाली को अब बदलना होगा। इस लेख में ब्रिटेन की बदलती राजनीति और पुराने चुनावी ढांचे के बीच बढ़ते टकराव की ओर ध्यान दिलाया गया है। लेख कहता है, ब्रिटेन अब सिर्फ दो पार्टियों, लेबर और कंजर्वेटिव की राजनीति वाला देश नहीं रह गया है। अब ग्रीन पार्टी, रिफॉर्म यूके, प्लेट कमी और क्षेत्रीय दल भी तेजी से मजबूत हो रहे हैं। लेकिन संसद चुनने की जो पुरानी फर्स्ट पास द पोस्ट व्यवस्था है, वो इस नई बहुदलीय राजनीति को सही तरीके से प्रतिनिधित्व नहीं दे पा रही। संपादकीय समझाता है कि मौजूदा व्यवस्था में कई बार कोई उम्मीदवार कुल वोटों के सिर्फ 30 या 35% लेकर जीत जाता है, जबकि बाकी बहुमत उसके खिलाफ होता है। यानी वोट बढ़ जाने का फायदा किसी एक पार्टी को मिल जाता है। यही वजह है कि पिछले चुनावों में लेबर पार्टी को सिर्फ 1/3 वोट मिलने के बावजूद संसद में भारी बहुमत मिल गया। गार्जियन का कहना है कि ये लोकतंत्र की वास्तविक भावना के खिलाफ है, क्योंकि संसद में जनता की राय का संतुलित प्रतिबिंब नहीं दिखता। लेख स्कॉटलैंड और वेल्स के उदाहरण देता है, जहां अलग अलग अनुपातिक प्रतिनिधित्व वाले मॉडल अपनाए गए हैं। वहां मतदाताओं को सिर्फ एक नाम चुनने की बजाय प्राथमिकता तय करने या पार्टी सूची के आधार पर वोट देने का विकल्प मिलता है। हालांकि लेख ये भी मानता है कि कोई भी चुनाव प्रणाली पूरी तरह परफेक्ट नहीं होती। हर मॉडल में कुछ कमियां होती हैं, कहीं प्रक्रिया जटिल होती है, कहीं स्थानीय उम्मीदवार और जनता का रिश्ता
कमजोर पड़ता है। लेकिन संपादकीय का मूल संदेश ये है कि ब्रिटेन की राजनीति अब बिखर चुकी है और मतदाता कई विकल्पों में बढ़ चुके हैं। ऐसे में पुरानी चुनाव प्रणाली जनता की असली राजनीतिक पसंद को संसद तक पहुंचाने में असफल हो रही है। अगर यही व्यवस्था जारी रही तो आने वाले चुनावों में ऐसे नतीजे सामने आ सकते हैं और ज्यादा असंतुलित और अप्राकृतिक लगेंगे। गार्जियन दरअसल ये कहना चाहता है कि लोकतंत्र सिर्फ चुनाव कराने का नाम नहीं है, बल्कि ये सुनिश्चित करने का भी नाम है कि लोगों की अलग अलग राजनीतिक आवाजों को संसद में निष्पक्ष प्रतिनिधित्व मिले। अगर राजनीति बदल रही है तो चुनावी व्यवस्था को भी समय के साथ बदलना होगा, वरना जनता और लोकतंत्र के बीच भरोसे का संकट और गहरा सकता है। द हिंदू में प्रकाशित संपादकीय पुल बनाने की जरूरत, भारत में सौर ऊर्जा उत्पादन और बैटरी भंडारण। इस संपादकीय में भारत की ऊर्जा नीति की एक बड़ी चुनौती को बेहद साफ तरीके से समझाया गया है। लेख का मूल संदेश ये है कि सिर्फ सौर ऊर्जा उत्पादन बढ़ा देना काफी नहीं है। असली जरूरत उस बिजली को संभाल कर रखने की क्षमता बढ़ाने की है, यानी बैटरी स्टोरेज की। द हिंदू में प्रकाशित संपादकीय में बताया गया है कि भारत ने सौर ऊर्जा के क्षेत्र में तेज प्रगति की है। 25 अप्रैल को देश की बिजली की सर्वोच्च मांग के समय करीब 21% बिजली सौर संयंत्रों से आई, जो एक रिकॉर्ड है। इससे साबित होता है कि दिन के समय जब धूप तेज होती है तब भारत की सौर क्षमता प्रभावी ढंग से काम कर रही है। लेकिन पूरी तस्वीर देखने पर समस्या सामने आती है। पूरे दिन के औसत में सौर ऊर्जा का योगदान सिर्फ लगभग 11% रहा और शाम होते होते ये लगभग गायब हो गया, यानी सूरज ढलते ही ऊर्जा का संकट फिर लौट आता है। लेख समझाता है कि असली दिक्कत सोलर पैनल या जमीन की नहीं है, बल्कि उस बिजली को स्टोर करने की है जो दिन में बनती है। भारत के पास अभी पर्याप्त बैटरी भंडारण क्षमता नहीं है। हालात ऐसे हैं कि कई बार सौर ऊर्जा उत्पादक राज्यों को अपनी बिजली उत्पादन कम करने के लिए कहा जाता है, क्योंकि ग्रिड इतनी अतिरिक्त बिजली संभाल नहीं पाता। इसका मतलब हुआ कि बिजली पैदा भी हो रही है, लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं हो पा रहा। इससे सरकारी पैसे की भी बर्बादी होती है, क्योंकि उत्पादकों को भुगतान तो करना ही पड़ता है। संपादकीय ये भी कहता है कि आने वाले समय में ये चुनौती और बढ़ सकती है। मौसम विभाग ने इस बार सामान्य से कमजोर मानसून का अनुमान जताया है। ज्यादा गर्मी और सूखा मतलब दिन में बिजली की मांग और ज्यादा बढ़ेगी। ऐसे में सौर ऊर्जा पर निर्भरता बढ़ाना जरूरी होगा, लेकिन अगर बैटरियां नहीं होंगी तो ये व्यवस्था अधूरी रह जाएगी। लेख एक सकारात्मक पहलू भी सामने लाता है कि बैटरी स्टोरेज की लागत धीरे धीरे घट रही है, यानी तकनीक अब आर्थिक रूप से ज्यादा व्यवहारिक हो रही है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्रियान्वयन की है। सरकारें अभी भी ज्यादा ध्यान टेंडर निकालने पर दे रही है, जबकि जरूरत इस बात की है कि परियोजनाएं जमीन पर जल्दी शुरू हों। लेख सुझाव देता है कि हर नई सौर परियोजना के साथ बैटरी स्टोरेज अनिवार्य किया जाना चाहिए। कुल मिलाकर ये संपादकीय कहना चाहता है कि भारत ने सौर ऊर्जा उत्पादन का रास्ता तो बना लिया है, लेकिन उस रास्ते को मंजिल तक पहुंचाने के लिए बैटरी भंडारण का पुल बनाना अभी बाकी है। अगर स्टोरेज क्षमता नहीं बढ़ी तो सौर ऊर्जा की बढ़ती ताकत भी अधूरी रह जाएगी। आज का अखबार में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.